तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से एमपी जीके पर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के। तो एमपी जीके में स्टूडेंट्स ये आप लोगों का हिस्ट्री, साथ में ये आप लोगों का पॉलिटिकल पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। मतलब ये आप लोगों का इतिहास और राजनीति पर बेस, ठीक है, टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जी बताइए। राज्यपाल आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए हमारे गवर्नर कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ एमपी? जी, हमारे पहले गवर्नर, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यपाल के नाम से जानते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री से भी जो बड़ा पद होता है, गरिमा वाला जो पद होता है, वो होता है राज्यपाल का। मुख्यमंत्री से भी बड़ा, हर राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनसे भी जो बड़ा वाला पद होता है वो होता है राज्यपाल का। जैसे हमारे घर में काम कौन करता है? सर घर में काम करते हैं पापा जी। चलती भी सबसे ज्यादा किसकी है? पापा जी की चलती है ना। आप सभी के घर में जो है फाइनल डिसीजन, ठीक है, के लिए आप दादाजी से बात करते हो, दादी जी से बात करते हो। घर का जो मुखिया होता है वो घर के बुजुर्ग लोग होते हैं, दादाजी दादी जी वगैरह होते हैं। लेकिन घर के सारे काम कौन करता है? दौड़ भाग करके, सारे प्लानिंग करके, पैसे कौन लेकर आता है, सारे काम कौन करता है? सर पापा जी करते हैं। तो वो है हमारे कुल मिला के देश को चलाने वाला मुखिया, मुख्यमंत्री। और उनके ऊपर कौन बैठा? राज्यपाल बैठा है। तो राज्यपाल फाइनल डिसीजन लेगा। जैसे मम्मी पापा कितने ही प्लानिंग कर लें घर में, यदि लेकिन घर में दादाजी दादी जी दी हैं तो फाइनल डिसीजन उनका ही सर्वमान्य होगा। यदि उन्होंने हाँ कह दिए तो फाइनल, और यदि मना कर दिए तो उस काम को वहीं रोकना पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड, बहुत शानदार। क्या है? तो पहले हमारे जो गवर्नर बने थे डॉक्टर, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया, क्या ये थे? जल्दी बताओ। बोलो यस। जो वीपी नाम जुड़ा हुआ है, वीपी सीतारमैया, ये हमारे प्रथम राज्यपाल थे। बोले ठीक, क्लियर है। अब मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश जी कौन थे? हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस कौन था हमारा? बताओ, पेपर में पूछ लिया जाता है। फर्स्ट की बता रहे हैं ये सब, फर्स्ट वाली, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी। ऐसे क्वेश्चन देश के लिए पूछे जाएंगे। भारत का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो सर भारत में प्रथम राज्यपाल होता ही नहीं है। जैसे राज्यों के लिए राज्यपाल होते हैं वैसे ही देश के लिए कौन होता है? देश के लिए होता है राष्ट्रपति। ना हमारे यहाँ देश में, राज्य में राज्यपाल की ज्यादा चलती है, ना ही राष्ट्रपति की चलती है। ये पद हमारे यहाँ पर केवल गरिमा के लिए है, गरिमा के लिए, मान सम्मान के लिए है। चलती हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की है, चलती हमारे यहाँ मुख्यमंत्री की है। राज्य में मुख्यमंत्री की चलती है और देश में प्रधानमंत्री की चलती है। लेकिन बाकी दूसरे देश में आप देखोगे, जैसे अमेरिका है, राष्ट्रपति की चलती है। राष्ट्रपति, वहां पर प्रेसिडेंट होता है मेन। दूसरे देशों में प्रेसिडेंट मेन होता है, उनके पास शक्ति ज्यादा होती है। और हमारे यहां शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। कौन है जी? हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी? मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश
ये कौन है? चलिए, आपने आंसर दे चुका है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह, क्या ये आंसर सही है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है, क्या ये हमारे पहले न्यायाधीश बने थे? और हमारा जो कोर्ट है वो कहां पर है? तो सर हमारा जो कोर्ट है वो जबलपुर में है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो होता है हमारा चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, बोले ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया बताइए प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? पंडित रविशंकर शुक्ल जो है वो प्रथम मुख्यमंत्री थे, हमारे पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। लेकिन पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? बताओ, प्रथम महिला मुख्यमंत्री जी। हु इज द फर्स्ट फीमेल मिनिस्टर ऑफ एमपी, या चीफ मिनिस्टर बोल सकते हो जी। हु इज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, कौन था जी? बताइए, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी। नाम सबने सुना हुआ होगा, उमा भारती का नाम सुना है? बोले यस सर, अभी भी है वो उमा भारती जी, अभी भी है, नाम सुना होगा। बोले यस। तो उमा भारती जो है ये मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री। बोले ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एमपी कौन सा है? जी, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा कौन सा है? नहीं मालूम? पेपर में पूछा जाता है, मध्य प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, हवाई अड्डा कौन सा है जी? हु इज दी फर्स्ट, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन एमपी, पहला कौन सा बना था हमारे यहां जी? इंटरनेशनल का मतलब होता है कि वहां से आप कहीं भी जा सकते हैं। कौन सा हवाई अड्डा बना था पहली बार जी? देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा। कौन सा? कौन सा वाला? देवी अहिल्या बाई होलकर जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बना था भैया। ये कहां है बताइए? देवी अहिल्या जो है एक रानी हुआ करती थी, और होलकर साम्राज्य भी जो है उस जगह पर बसा है। पेपर में यह भी पूछा जाएगा आपसे कि बताइए होलकर वंश ने कौन से, ठीक है,
शहरों में राज्य किया। तो होलकर वंश का संबंध किस जिले से है? मध्य प्रदेश के। जैसे आप लोग अपना वंश बताते हो ना कि हम क्षत्रिय हैं, ठीक है, हम महाराणा प्रताप के वंश के हैं, हम मोहम्मद गौरी के वंश के हैं, हम अकबर के वंश के हैं, हम यादव हैं, हम कृष्ण के वंश के हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं जो जाति धर्म के ऊपर ज्यादा बहस करते हैं। तो वैसे ही होलकर वंश भी जो है वो किसी एक जिले में राज करता था। वो जिले का नाम पता है आपको क्या है? जहां पर देवी अहिल्याबाई होलकर रहती थी, और वहीं पर हवाई अड्डा बना उनके नाम से। जैसे अभी भोपाल में जो रेलवे स्टेशन है हबीबगंज, पहले वो उसका नाम हबीबगंज था, लेकिन अभी उसका नाम कमलापति कर दिया गया है, क्योंकि वहां की जो रानी थी भोपाल की, बहुत फेमस रानी, वो कमलापति थी, तो वहां उसका नाम कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। जी, तो देवी अहिल्याबाई होलकर कहां है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। यदि आप लोगों को मध्य प्रदेश से कहीं जाना है, इंटरनेशनल जाना, जैसे अमेरिका जाना है, आपको दुबई जाना है, जापान जाना है, कहीं भी जाना है मान के चलिए, तो आप इंदौर से फ्लाइट पकड़ेंगे तो आप देश के किसी भी कोने में भी जा सकते हैं और विदेश के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इंटरनेशनल आप कहीं भी जा सकते हैं, देश विदेश जहां चाहो वहां घूम सकते हो इंदौर से। तो ये एमपी का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। ठीक है, चलिए, क्लियर है। अब यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भैया बताइए क्या पूछा जा सकता है? मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है? बताइए। आर्थिक क्षेत्र मतलब भारत की, ठीक है, स्थिति को मजबूत करने के लिए, जैसे मुंबई है, मुंबई पैसों की नगरी कहा जाता है, बोले यस। बेंगलोर हब माना जाता है उद्योग का, टेक्नोलॉजी का, बोले यस। तो वैसे ही एमपी में कोई है क्या? विच सिटी इज अ इकोनॉमिक सिटी ऑफ एमपी? जी, इकोनॉमिक सिटी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इंडिया की जो इकोनॉमी चल रही है, भारत की जो इकोनॉमी चल रही है, वो पूरा खेल है मुंबई से। मुंबई से पूरा खेल है प्यारे बच्चों। भारत के जितने करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, वो सब कहां रहते हैं? बताओ मुझे भाई। जब दिल्ली में हमारा राजधानी है, सारे नेता दिल्ली में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो फिर दिल्ली में क्यों नहीं रहते ये लोग? सारे बड़े बड़े अमीर लोग, सारे अमीर लोग दिल्ली में क्यों नहीं रहते? बताओ, जबकि दिल्ली तो पुराना शहर है, बहुत पुराना शहर है। अंग्रेजों के समय में भी दिल्ली था, उससे पहले भी दिल्ली था। मुंबई में क्यों रहते हैं? क्योंकि दिल्ली जो है स्टूडेंट्स, ये सेंटर में है हमारे देश का। यदि आप मैप देखोगे, ऐसे मान चलो ये हमारा देश का मैप है, तो हम यहां हैं दिल्ली, और मुंबई कहां है सर? मुंबई यहां है। और यहां पर क्या है सर? यहां पर है सी, यहां पर समुद्र है। तो ये समुद्री वाला इलाका है। समुद्री वाले इलाके से क्या हो जाता है, उनका जितना भी ट्रांसपोर्ट है, जितने बड़े बड़े हमारे क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, ठीक है, तो इनका सबका व्यापार मुंबई में रहने से क्या हो जाता है, बंदरगाह के माध्यम से चल जाता है। यहां पर क्या है, पोर्ट है, समुद्री पोर्ट है, तो उनका पूरा बिजनेस जो है वो समुद्री इलाकों से हो जाता है। और यहां पर यदि रहेंगे तो यहां पर केवल हमें ट्रक का सहारा लेना पड़ेगा। ट्रक है, रेल से है, इससे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जो महंगा पड़ता है। और ये समुद्री इलाका होने के कारण से मुंबई से आप देश के, ठीक है,
कोने में क्या हो सकते हो, सामान पहुंचा सकते हो, वो भी पानी के मदद से। तो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं वो मुंबई में रहना पसंद करते हैं। और फिर मुंबई में एक चीज और है, मुंबई में बॉलीवुड भी है। पूरा बॉलीवुड कहाँ है, मुंबई में है। तो बोले यस। तो जैसे इंडिया के जितने भी दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, जो देश चला रहे हैं, कहने का मतलब यह कि ये मेन देश चलाने वाले लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं। बोले ठीक है। तो वैसे ही एमपी को चलाने के लिए वो कौन सा शहर है जो सबसे आगे है? यदि वो शहर यदि हटा दिया जाए एमपी से तो एमपी बैकफुट पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स उस शहर का नाम है इंदौर। इंदौर क्यों? क्योंकि इसे इकोनॉमिक सिटी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसी को इकोनॉमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। कि भैया बताइए इकोनॉमिक सिटी कौन सी है हमारी जी? या इसी को क्या कहते हैं, इसी का एक और हम नाम यूज कर सकते हैं, कॉमर्शियल सिटी बोल सकते हैं क्या इसको? कॉमर्शियल। बोले हाँ, इकोनॉमिक या कॉमर्शियल बोल सकते हैं। जिसे हम लोग क्या लिखेंगे, व्यावसायिक क्षेत्र या व्यावसायिक शहर बोल सकते हैं क्या? बोले यस, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा उद्योग धंधा है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में पूछ लिया जाए, मध्य प्रदेश का वो एकमात्र, ठीक है, शहर जहां पर कुंभ मेला लगता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र शहर जहां पर कुंभ मेला लगता है जी। जो कुंभ मेला है ये मध्य प्रदेश में कहां लगता है? कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। वेरी गुड। चलिए कहां लगता है? उज्जैन। आप इसमें नाम देना चाह रहे हैं, क्या ये सही नाम है? बोले हाँ, उज्जैन में लगता है। चलिए कितने साल में एक बार लगता है कुंभ मेला बताओ? कुंभ मेला क्या हर 5 साल में लगता है? क्या कुंभ मेला हर 10 साल में लगता है? क्या कुंभ मेला हर 15 साल में लगता है? या इनमें से कोई नहीं? बताइए कितने साल में लगता है कुंभ मेला? चलिए वेरी गुड। तो यदि आप लोगों को नहीं मालूम है तो फिर आप से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं भाई, बताओ। कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है बेटा। एवरी 12 ईयर, 12 साल। नन ऑफ दिस इसका आंसर था, इनमें से कोई नहीं। तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे राज्य में होने वाले बड़े बड़े जितने भी, ठीक है, सामूहिक या मेले वगैरह हैं, इनकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आपको आज नहीं तो कल ये और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको जीके पढ़ना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल। आज कम पढ़ना है, कल ज्यादा पढ़ना है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा हमेशा। जीके पढ़ना पड़ेगा, एमपी का भी पढ़ना पड़ेगा और इंडिया का भी पढ़ना पड़ेगा और सारे स्टेट का भी पढ़ना पड़ेगा और इंटरनेशनल भी पढ़ना पड़ेगा। अभी तो इंटरनेशनल जीके भी नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, वो भी पढ़ना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगाया जाता है? विच रिवर इज लोकेटेड इन उज्जैन? उज्जैन इज नियरेस्ट बाय विच रिवर? बताओ, ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि जो उज्जैन है, उज्जैन इज लोकेटेड ऑन दी बैंक ऑफ विच रिवर? उज्जैन किस नदी के किनारे है?
तो उज्जैन या कुंभ का मेला जिस नदी में लगाया जाता है, क्योंकि नदी में स्नान करना पड़ता है, तो उस नदी का नाम है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी, याद रखिएगा। इस नदी के किनारे कुंभ का मेला लगाया जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से, ठीक है। चलिए, क्लियर है। अब इसके बाद में आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए, एमपी फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहां है? जी बताइए, कौन सा रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व पहला कहां है? बताइए, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। जी, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब होता है कि भैया जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पौधे हैं, ठीक है, कुछ हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट जानवर हैं, ठीक है, तो पौधे और जो जानवर हैं इनको यहां पर संरक्षण दिया जाता है। जैसे मान चलो ये 100 किलोमीटर का एरिया है, तो ये 100 किलोमीटर के एरिया में साफ कह दिया जाएगा कि भैया इंसानों का रहना यहां पर मना है, इंसान यहां नहीं रहेंगे, यहां इंसान नहीं रहेंगे, यहां पर जानवरों को प्रोटेक्शन दिया गया है। अब उस इलाके में आप झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना चाहो तो रह सकते हो। तो स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है? जहां पर पौधे और जानवरों को संरक्षण दिया जाता है, वहां पर इंसानों का रहना मना होता है, ठीक है, तो उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। तो पचमढ़ी क्या जगह का नाम सुना है आपने? बोले हाँ सर, नाम सुना है पचमढ़ी। जी, तो पचमढ़ी जो है स्टूडेंट्स, ये मध्य प्रदेश का, ठीक, एक बहुत ही बढ़िया स्थान है। चलिए, पचमढ़ी कौन से जिले में आता है? पचमढ़ी कौन से जिले में आता है, जरा बताइए। बायोस्फीयर रिजर्व जो पहला हमारे यहाँ चालू किया गया था, ये पचमढ़ी में चालू किया गया था, और पचमढ़ी आता है होशंगाबाद में। किसमें आता है? जी, होशंगाबाद में आता है। क्या ये सही है? बोलिए यस, होशंगाबाद में आता है। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से। चलिए, इसके बाद में आपसे पूछा जाता है फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इन एमपी। टाइगर प्रोजेक्ट कि भैया हम यहां पर शेरों को पालेंगे, शेरों को संरक्षण प्रदान करेंगे, ये कहां चालू किया गया था शेरों को संरक्षण देने वाला? बताओ। हाँ, फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारे यहां पर आया था, फर्स्ट प्रोजेक्ट टाइगर जो हमारे यहां पर आया था, कहां पर आया था? प्रथम टाइगर रिजर्व, टाइगर के लिए रिजर्व कर दिया गया था इसको, प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर पहली बार आया था स्टूडेंट्स हमारा कान्हा में। कहां आया था? कान्हा में आया था क्या?
तो बोले यस, कान्हा में आया था। अब ये कान्हा क्या है भाई, कान्हा क्या है? तो सर कान्हा जो है वो एक नेशनल पार्क है, हाँ या ना? तो बोले यस, कान्हा एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहां पर आप यदि जाएंगे घूमने के लिए तो आप लोगों को टाइगर मिल जाएंगे देखने के लिए। यदि आपको शेर को देखने की इच्छा हो तो आप यहां पर जा सकते हैं, ठीक है? तो बोले यस, चले जाएंगे। चलिए, अब यहां पर आपसे क्वेश्चन यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए पहला आकाशवाणी केंद्र कहां पर खोला गया था? पहला आकाशवाणी केंद्र, जी, फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र इन एमपी, नाम उसका आकाशवाणी छे। बताओ, पहले बहुत चलते थे ये एफएम, एफएम सबसे ज्यादा चलते थे। कहां चलता था ये आकाशवाणी, बताओ पहली बार? आकाशवाणी सेंटर बोल सकते हैं। जी, तो बोले सर जहां पर सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहेंगे वहीं पर आकाशवाणी सुनाई जाती होगी, क्योंकि आकाशवाणी न्यूज देती थी ना पहले, आकाशवाणी से गाने आते थे, न्यूज आते थे। तो कहां देंगे भैया? जहां पर लोग रहेंगे। कौन से वाले? पैसे वाले, क्योंकि जहां पर पैसे वाले लोग रहेंगे वहीं पर सबसे पहले न्यूज वाली चीजें प्रदान की जाएगी। तो इंदौर, कहां? इंदौर। तो बोले यस, ठीक है। चलिए, जैसे आज आप लोग क्या सुन रहे हैं, दैनिक भास्कर देख रहे हैं, नव भारत है आपका, टाइम्स नाउ है, बहुत सारे जो हैं पत्रिका हो गई, न्यूज़पेपर आ गए हैं। बोले हाँ, फर्स्ट न्यूज़पेपर इन एमपी इज पब्लिश्ड, कौन सा हुआ था बताओ? विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू पब्लिश इन एमपी, कौन सा पब्लिश किया गया था? तो स्टूडेंट्स, एमपी में सबसे पहली बार जो अखबार आया था उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है ग्वालियर अखबार। ग्वालियर अखबार उसका नाम था। जो पेपर आता था ना एमपी में पहली बार, उसका नाम ही था ग्वालियर अखबार। ये पहला न्यूज़पेपर था एमपी का, ठीक है? तो बोले यस, क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद में आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि ये बताइए पहली बार पूरा अखबार जो हिंदी में प्रकाशित किया गया हो, हिंदी में, ये तो मिक्स लैंग्वेज में आता था, ये मिक्स वाला था, मिक्स लैंग्वेज वाला पहला यही था, लेकिन ये मिक्स्ड में था, अलग अलग भाषाओं में देता था, ठीक है, अलग अलग भाषा में। टोटल हिंदी वाला न्यूज़पेपर पहली बार कब आया एमपी में, और क्या नाम था उसका? तो फ्रेंड्स उसका नाम था मालवा अखबार। कौन सा? मालवा अखबार, इस नाम से आया पहली बार, याद रखना, किस नाम से? मालवा अखबार के नाम से पहली बार हमारे यहां पर जो है न्यूज़पेपर आया। कौन सा वाला? हिंदी वाला। तो भैया हिंदी वाले लोगों को इसमें जोड़ा गया। चलिए, अब प्यारे बच्चों यदि आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहां है? अभी बीच में नोटबंदी हुई थी, बोले हाँ नोटबंदी हुई थी जी। नोट बंद हुआ था क्या? भारत में नोटबंदी कब हुई थी बताओ? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण क्या है? विमुद्रीकरण किसे कहते हैं?
जी, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो सर विमुद्रीकरण का मतलब होता है नोट बंद करना। जैसे आपने कई बार सुना हुआ होगा, इसका एक शब्द यूज किया जाता है, उस समय बहुत यूज किया गया था, लीगल टेंडर। आज से आपके 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर होंगे, ऐसा एक भाषण आया था रात को 8 बजे, याद है? बोले हाँ। तो नोटबंदी भारत में कब हुई थी? 2014 में कि 16 में? तो बोले सर जो नोटबंदी हुई थी वो हुई थी स्टूडेंट्स हमारी 8 नवंबर सन 2016 को, ठीक है? तो बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। चलिए, तो क्या ये पहली बार ही हुई थी? इससे पहले कभी नहीं हुई थी क्या? इससे पहले कभी नहीं हुई थी? बोले हो चुकी है। पहले इंडिया में 10,000 का भी एक नोट होता था, 10,000 का भी एक नोट था पहले। जी, पहली बार 1946 में जब देश हमारा आजाद होने वाला था, उस समय सारे नोट नए बनाए गए, क्योंकि पहले उस समय अंग्रेजों का शासन था तो उस समय दूसरे नोट चलते थे, ठीक है? फिर एक बार 1978 में हो गई थी, ठीक है? उसके बाद में इसके बीच में एक बार 1954 में भी हुई थी, 1954 में भी हुई थी, ठीक है? बोले ठीक है, क्लियर है। फिर बोल सर फिर अभी हमारा कब 2016 में हुआ, 2016 में नोटबंदी हो गई थी। बोले यस। तो नोटबंदी बीच बीच में करना जरूरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो काला धन छुपा के लोग बाग रखते हैं ना, काला धन का मतलब क्या होता है? वो पैसा जिसके ऊपर टैक्स नहीं दिया जाता है वो काला धन मान लिया जाता है। कि आप कैश में काम कर रहे हो, कैश में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, कहीं पर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिए हैं या छुपा कर रख लिए हैं, तो वो पैसा क्या है, सर्कुलेशन में नहीं आ रहा है। तो जब बैंक के पास में पूरा पैसा का एनालिसिस होता है तो उनको पता चलता है कि अरे ये वाला पैसा तो अभी तक आया ही नहीं, ठीक है? तो बैंक इसकी जानकारी देती है कि इतना पैसा जो है वो हमारा गोल है। जी, बैंक प्रेस इन इंडिया, तो इंडिया में बहुत सारी जगह है। जी, मध्य प्रदेश का पहला बैंक नोट प्रेस कहां है? बताइए। बैंक नोट प्रेस कहां है? जी, बैंक नोट प्रेस ये कहां है? तो स्टूडेंट्स भारत में पूरे भारत में केवल 4 जगह नोट छपती है, 4 जगह नोट छपती है। और ये जो नोट प्रिंट करते हैं ना, इसका एक अलग से कोर्स होता है, इसका एक कोर्स होता है, इसमें जॉब लगती है। जैसे आईटीआई होती है ना आप लोगों की, 2 साल की आईटीआई होती है और फिर अप्रेंटिसशिप होती है 6 महीने की। तो वैसे ही यदि आपको ये बैंक नोट प्रेस में काम करना है, जहां पर नोट छपती है, यदि आपको वहां पर नौकरी करना है, तो मध्य प्रदेश में एक या दो ही जगह है जहां पर क्या होती है, आईटीआई होती है, बैंक नोट प्रेस वाली। आपको ये कोर्स सिखाया जाता है, ये कोर्स सिखाया जाता है आप लोगों को नोट छापने का, कि नोट कैसे छपती है, वो सिखाया जाता है आईटीआई में। मतलब वो कोर्स कराया जाता है, फिर ट्रेनिंग होती है आप लोगों की, अप्रेंटिसशिप होती है, और फिर जब पोस्ट निकलती है बैंक नोट प्रेस में तो फिर आपकी नौकरी लग जाती है। तो ये भी एक कोर्स होता है नोट छापने का। पूरे भारत में केवल 4 जगह है, जिसमें से एक हमारे एमपी में। सोचो, गर्व की बात है। कहां है? कहां है जरा बताएं। तो सर ये है देवास में। कहां पर है? देवास जिला का नाम है? बोले हाँ, देवास में है। जी,
बैंक नोट प्रेस इन इंडिया? तो पहला हो गया देवास। दूसरा नाम सुना हुआ होगा आपने, नासिक। सुना है क्या नासिक? बोले हाँ सर। करेंसी नोट प्रेस जो है या बैंक नोट प्रेस जो है वो एक कहां पर है सर? एक नासिक में भी है। नासिक में भी नोट छपते हैं। तीसरा कहां है? तीसरा है स्टूडेंट्स आप लोगों का हैदराबाद में। कहां पर है? हैदराबाद में। नाम सुना है? बोले हाँ सुना है, हैदराबाद का नाम। जी। फिर और कहां है हैदराबाद के अलावा? जी। एक हो गया नासिक, एक हो गया देवास, और कहां है? जल्दी बताइए। तो स्टूडेंट्स एक और नाम आप लोगों ने सुना होगा, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम। सुना है क्या नाम? नर्मदापुरम? बोले हाँ सुना हुआ है। तो नर्मदापुरम तो ये भी एमपी में है। बोले हाँ एमपी में है। तो स्टूडेंट्स ये दो एमपी में है, एक नासिक महाराष्ट्र में है और ये आपका हैदराबाद में है। चलिए, तो इनको बाकी जगह क्यों नहीं रखा गया है? इनको इंडिया के बीचों बीच में रखा गया है, मतलब दूर दूर नहीं रखा गया, इनको पास ही पास रखा गया है बैंक नोट प्रेस को। तो भारत सरकार आरबीआई को ऑर्डर देती है, ठीक है, और आरबीआई के थ्रू क्या होता है, आपकी नोट छपाई चालू हो जाती है। तो बोले यस सही बात है। तो क्या जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या आरबीआई का गवर्नर है, आपने देखा होगा नोट में लिखा रहता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और गवर्नर के साइन हो जाते हैं उसमें। तो क्या यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री जो भी है, ये लोग एक मीटिंग कर लें कि भाई चलो एक काम करते हैं, नोट पेपर तो अपने पास में ही है, नोट छापने वाले, एक काम करते हैं चलो, ठीक है, जितने भी व्यक्ति हैं भारत में, 140 करोड़ के आसपास की आबादी है, चलो सबको 1-1 करोड़ रुपए नोट बांट देते हैं, 1-1 करोड़ बनाओ, ठीक है, इतना पैसा छापो, रात दिन से मशीन बंद मत करो, और लगे तो और भर्ती कर लो नए लोगों की, और नोट छाप छाप के सारे घर में, एक एक घर में पहुंचा दो, कोई गरीब नहीं रहेगा। क्या ऐसा किया जा सकता है? नहीं किया जाता है। क्यों? क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि जिस देश के पास में जितना ज्यादा बॉन्ड होता है, बॉन्ड का मतलब होता है जमीन जायदाद के जो कागजात होते हैं कि इंडिया के पास में कितनी जमीनें हैं, कितना उसका पैसा आ रहा है, और सोना, गोल्ड, तो ये गोल्ड की जानकारी होती है वर्ल्ड बैंक को। सभी बैंकों का, पूरे विश्व का जो बैंक होता है वो होता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जिसे हम लोग कहते हैं विश्व बैंक, ये पूरे देश के जितने भी देश है ना, सभी देशों के ऊपर निगरानी बना के रखता है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक परमिशन देता है कि आपको केवल इतने नोट छापना है, इतने नोट छापना है, इस सीरियल नंबर के नोट आप छापेंगे। 100 के कितने छापोगे, 500 के कितने छापोगे, 10 के, 20 के, 5 के, जो भी आप नोट चला रहे हो वो नोट बता दो कि सर हम 10 वाली चलाते हैं, हम 20 वाली भी चलाते हैं, 50 वाली भी चला रहे हैं, 100 वाली भी चला रहे हैं, 200 वाली भी, 500 वाली भी। तो वो बना के दे देंगे कि आप इतनी नोट इसकी छाप लो, और इतने करोड़ रुपए छापोगे, इससे 1 रुपए ज्यादा नहीं छापोगे। यदि आपने ज्यादा छाप लिए तो सीरियल नंबर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम सीरियल नंबर आप रख नहीं सकते। सीरियल नंबर यदि उनको ज्यादा मिल गया इंडिया में, तो इंडिया की करेंसी को बैन कर देंगे, फिर इंडिया की नोट किसी दूसरे देश में नहीं चलेगी, तो फिर पैसा एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे आप अमेरिका जाओगे तो अमेरिका में डॉलर चलता है, तो इंडिया वाला पैसा आप लेकर यदि अमेरिका चले जाओगे तो अमेरिका में इंडिया वाला पैसा लेकर आपको वहां पर डॉलर दे देंगे। लेकिन यदि आपकी नोट को बैन कर दिए कि भैया ये तो फर्जी छाप रहा है नोट, तो आपसे कोई इंडिया की करेंसी नहीं लेगा और आपको फिर उसकी करेंसी नहीं देगा। जैसे डॉलर है,
युआन है, ठीक है, इस टाइप की नोट आपको नहीं देगा। तो बैंक नोट प्रेस ये केवल 4 जगह है। इसके पेपर भी विदेशों से आते हैं, परमिशन मिलती है कि आपके पास में कितना बॉन्ड है, कितना पैसा है, ठीक है, कमाई कितनी हो रही, जीडीपी कितनी हमारी देश की, ग्रोथ कितनी हो रही है, और साथ में गोल्ड कितना है इंडिया के पास में। तो जितना गोल्ड होता है उसी के अनुपात में पैसे छापने की परमिशन मिलती है। तो ये 4 जगह है। बैंक नोट प्रेस कितनी जगह है? 4 जगह है। चलिए, क्लियर हो गया क्या? बन जाएगा? तो बोले यस, बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, अब स्टूडेंट्स पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि भैया बताइए घड़ी बनाने का पहला कारखाना मध्य प्रदेश में कहां चालू किया गया? जी, फर्स्ट वॉच, ठीक है, का जो निर्माण हुआ मध्य प्रदेश में वो कहां किया गया? फर्स्ट वॉच इंडस्ट्री इन एमपी इज लोकेटेड इन, कहां? एमपी में कहां? बताइए। जो इंडिया में वॉच इंडस्ट्री है वो तो बहुत है, लेकिन जो घड़ी का पहला कारखाना बना था जहां पर घड़ी बनाई जाती थी वो कहां पर है? बंद हो चुका है, बहुत पहले बंद हो चुका है। एचएमटी नाम की एक घड़ी आती थी, एचएमटी नाम की एक घड़ी आपने देखा होगा, आपके मम्मी पापा के पास में मिल जाएगी एचएमटी वाली। आज भी चलती है शायद एचएमटी, दूसरी उसकी जो ब्रांच है वो चालू है। बताइए। तो स्टूडेंट्स पहला जो घड़ी का कारखाना चालू हुआ था ये बैतूल में किया गया था। कहां पर? बैतूल में, ठीक है। बोले क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा तो। चलिए, इसके बाद में पहला किशोर बंदी गृह मध्य प्रदेश में कहां चालू किया गया? जी, बताओ। जी, बताइए। फर्स्ट चाइल्ड जेल इन एमपी, प्रथम किशोर गृह या बंदी गृह कहां चालू किया गया? भाई देखिए, मान के चलिए एक कोई 6 साल 7 साल या 10 साल का लड़का है या 12-13 साल का लड़का है, ठीक है, किसी कारण से किसी का मर्डर हो जाता है उसके हाथों से, या वो साइकिल चला रहा था, गाड़ी चला रहा था, किसी का एक्सीडेंट कर देता है, या घर में चोर आ जाते हैं, वो चोर को मार देता है तो चोर मर ही जाता है, इस टाइप की कुछ घटना हो जाती है मान के चलो। तो क्या उसको सुधरने का एक मौका दिया जाना चाहिए उस युवा को? बोले हाँ, मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी उम्र कम है और अभी उसके पास में पूरा जीवन पड़ा है उसके पास। भाई गलती हो जाती है ना, गलती देखिए गुस्से में एक बार हो जाती है, गुस्सा आपको भी आता है, हमें भी आता है, ये एक स्वाभाविक, ठीक है, हमारा नेचर है कि गुस्सा आता है। आप किसी को जल्दी आता है, किसी को लेट आता है, लेकिन सबके अंदर कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। तो गुस्से में कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो क्या उसको सुधार करने का एक मौका मिलना चाहिए? तो बोलिए ये सुधार गृह माना जाता है एक प्रकार से। तो ये कहां चालू किया गया? नरसिंहपुर में। कहा?
नरसिंहपुर या नरसिंहपुर? बोले ठीक, क्लियर है। एमपी के नरसिंहपुर में इसे चालू किया गया। और ये क्यों जरूरी था? क्योंकि देखिए भाई, ये जो बच्चा है ये मान के चलो 5 साल 15 साल किसी भी उम्र का हो सकता है बच्चा। छोटे बच्चे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, 5 साल से 15 साल वाले ही ज्यादा कुछ करते हैं, या 17 साल तक के करते हैं। अब क्या है, इस उम्र में यदि आपसे कोई गलती यदि हो गई और पता चले आपको, जो नॉर्मल जेल होता है जैसे तिहाड़ जेल है, ये वर्धा जेल है, बड़े बड़े जेल हैं, ठीक है, जहां पर खूंखार कैदी रहते हैं, जिन्होंने 5-5 6-6 मर्डर किए हैं, अंडरवर्ल्ड के डॉन टाइप के लोग रहते हैं, वैसे वाले जेल में, जैसे मान चलो आप उस जिले में रह रहे थे, जैसे आप दिल्ली में रह रहे थे, और दिल्ली में बहुत खतरनाक खतरनाक जेल है, वहां पर एक से एक कैदी हैं, यदि उन जेलों में आपको भी डाल दिया जाएगा तो उनको देखकर आप कभी नहीं बदलने वाले हैं। आप सोचेंगे कि इससे अच्छा अपन डॉन ही रहते। देखो कितनी आव भगत होती है अपनी। भाई जो 5-6 मर्डर करके गया है जेल में, उसको पुलिस वाला भी नहीं मारेगा, उसको पुलिस वाले भी नहीं मारेंगे। और यदि पता चल जाए कि इसकी एक गैंग भी है तो पुलिस वाले उसको हाथ भी नहीं लगाने वाले, क्योंकि पता भाई गैंग वाले कभी भी मार देंगे। जैसे वो आपने मूवी में देखा है ना, कि यदि विलन जेल के अंदर है तो उसकी जो टीम रहती है वो, ठीक है, स्टेशन पर हमला कर देती है, पुलिस वालों को मार देती है और अपने आदमी को छुड़ाकर ले जा लेती है। ये पहले रियलिटी में होता था और आज भी हो जाता है। हाँ जी, इसलिए मूवी उस थ्योरी पर बनती है। तो ये क्या सोचेगा कि भैया इससे अच्छा तो डॉन बन जाओ, जिंदगी में सबसे अच्छा डॉन बनना है, चोरी करना है, तो वो नहीं सुधर पाएगा। इसलिए इनके बच्चों के लिए एक जेल अलग है, जहां पर 5 से 17 साल के सारे बच्चे रहेंगे, एक ही उम्र के बच्चे रहेंगे, तो उनमें बचपना बना रहेगा और वो सुधरना चाहेंगे। उनको वहां पर पढ़ाया लिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है कि जब वो जेल से बाहर निकले तो एक अच्छा जीवन जी सके। क्लियर हो गया क्या कि चाइल्ड जेल क्यों चालू किया गया? चलिए ठीक है, बन जाएगा। अब आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है, पहला सैनिक स्कूल कहां चालू हुआ? सैनिक स्कूल जी, आपने सेंट्रल स्कूल सुना होगा, केंद्रीय विद्यालय। बोले हाँ सर, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय सुना है। क्यों चालू हुआ केंद्रीय विद्यालय? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे बैंक वाले हो गए, रेलवे के हो गए, या आपके, ठीक है, कलेक्टर हो गए, या और भी जो विभाग रहते हैं, जिनकी पोस्टिंग कहीं भी हो जाती है, आज वो, ठीक है, एमपी में काम कर रहे हैं, कल को असम मिजोरम चले जाएं, कल को दिल्ली चले जाएं, कहीं भी घूम सकते हैं, तमिलनाडु चले जाएं। अब मान के चलो आपने यहां पर अच्छा खासा मकान लिया और आपकी ड्यूटी लग गई तमिलनाडु में, तो आप मकान छोड़कर, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, स्कूल छोड़कर सब परिवार सहित जाना पड़ेगा तमिलनाडु में, क्योंकि अब तमिलनाडु में 5-6 साल नौकरी करना है। तो क्या वो अधिकारी हर जगह मकान ही बनाते रहेगा? और उसका बच्चा आज यहां कुछ पढ़ रहा है, कल को वहां जाके कुछ और पढ़ रहा है, तो बच्चा भी परेशान हो जाएगा। वो तो बोलेगा पापा मैं तो आपके साथ रहते ही नहीं, ठीक है, आपकी नौकरी जानो, आप जानो, ठीक है, हम तो यहीं रहेंगे। तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो बोले यस, इसलिए सेंट्रल स्कूल चालू किया गया कि आपका जो भी सेंट्रल स्कूल है, सेंट्रल स्कूल आपका जो है, केंद्रीय विद्यालय आपने नाम सुना हुआ होगा, तो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कैसे मिलता है? सबसे पहले सेंट्रल कर्मचारी को मिलता है। जो केंद्रीय कर्मचारी होते हैं उनको, उनके बच्चों को पहले एडमिशन मिलता है। फिर जो उस स्टेट में काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसे टीचर हो गया, ठीक है, सरकारी डॉक्टर हो गए, इस टाइप के जितने भी सरकारी नौकर होते हैं उस जिले, उस, ठीक है, राज्य के, उनको प्रायोरिटी मिलती, पहले केंद्रीय कर्मचारी को, फिर स्टेट वाले कर्मचारी को, ठीक है, फिर प्राइवेट वालों को, और फिर किसान वगैरह के बच्चों को। क्योंकि ये सेंट्रल स्कूल केंद्रीय लोगों के लिए चालू किया गया, सीट बच जाएगी तो बाकी लोगों को देंगे। वैसे ही एक स्कूल चालू किया गया सैनिक वाला, सैनिक स्कूल चालू किया गया। अब ये सैनिक स्कूल क्यों चालू किया गया? क्योंकि सैनिक स्कूल चालू करने का यह फायदा था कि भैया यहां पर जब सैनिकों के बच्चे पढ़ेंगे,
या सैनिक बनने वाले बच्चे पढ़ेंगे तो उनमें पहले बचपन से ही रहेगी कि हमको भविष्य में क्या बनना है, सैनिक बनना है, फोर्स में जाना है। तो वो जुनून इनके बचपन से इनके अंदर रहे, इसलिए सैनिक स्कूल चालू किया गया। और इंडिया के आप किसी भी सैनिक स्कूल में पढ़ लो, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय के किसी भी स्कूल में पढ़ लो, आज जिस भी जिले में आप पढ़ रहे हो, सेंट्रल स्कूल में या सैनिक स्कूल में, यहां पर यदि चैप्टर 2 स्टार्ट किया गया कि भैया चैप्टर नंबर 2 के यदि 5 क्वेश्चन कराए गए हैं, चैप्टर 2 के यदि 5 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो इंडिया के सभी सेंट्रल स्कूल में, सभी सैनिक स्कूल में चैप्टर 2 ही पढ़ाया गया है और उसके 5 ही क्वेश्चन करवाए गए हैं। ना कोई 4 करवाएगा, ना कोई 6 करवाएगा। हर दिन का सिलेबस फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि यदि यहां पर पढ़ने वाले बच्चे के पापा की पोस्टिंग, मम्मी की पोस्टिंग यदि किसी दूसरे शहर में या दूसरे राज्य में हो जाती है तो उसका सिलेबस ना छूटे, उसका सिलेबस ना छूटे। इसलिए सेंट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल बनाए गए। आया क्या समझ में? तो ये सैनिक स्कूल पहली बार हमारे एमपी में कहां बना? तो एमपी में बना रीवा में। कहां बना? रीवा में। तो इस तरीके से जो पहली पहली बार हमारे यहां चीजें बनी है वो सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। सफेद शेर पहली बार, व्हाइट वाला जो शेर मिला था वो यही मिला था, व्हाइट लॉयन। हाँ जी, सफेद शेर पहली बार यही देखा गया था, रीवा में। रीवा में पहली बार सफेद शेर देखा गया था, मध्य प्रदेश में। चलिए, तो ये आप लोगों की आज की क्लास थी। तो आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।